Hello, 12th biology class aspirants. So, in this video, we are going to talk about the NCERT, some NCERT topics and questions. इस वीडियो के साथ साथ हम लोग ये जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आपको अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। डोंट मिस इट। सो हियर वी गो। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है आपके 3 फेजेस, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनेसेंस फेज। ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियोस थी मैंने उसमें भी बताया था कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर के अंदर लिखे हुए हैं, बट उन्हें हम वहाँ पे कवर नहीं करेंगे। वी विल कवर इन दिस ओनली बिकॉज जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सीनेसेंस, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ आपको फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में आपको दिख जाएगा, बट वी आर कंप्लीटिंग इन दिस, सो डोंट मिस इट। जुवेनाइल फेज़ ऐसा फेज़ रहता है, ऐसा टाइम पीरियड रहता है जिन्हें हम ऐसे ग्रोथ पीरियड की बात करेंगे जो बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल से लेकर जब तक वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर ना हो जाए उस फेज़ को बोलते हैं जुवेनाइल फेज़। एग्जाम्पल के तौर पे जब एक बच्चा पैदा होता है तो फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ से लेके जब तक 12, 13, 14 साल तक जब तक वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर ना हो जाए, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर मीन्स उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुली डेवलप ना हो जाएं, राइट। तो उस पीरियड को वो जो 12, 13, 14, 15 साल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसी को जुवेनाइल फेज़ कहा जाता है, फेज़। आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव फेज़ है, ये वो फेज़ है जिस टाइम पीरियड के लिए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर फर्टाइल, वो रिप्रोडक्शन कैरी ऑन कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ बेसिकली वही 13, 14, 15 से लेके अप टू द एज ऑफ, अगर वुमेंस के बात करें तो उनकी एज आएगी 45 to 50 के तक, और जो मेल्स हैं दे आर रिप्रोडक्टिव थ्रू आउट देयर लाइफ। और सीनेसेंस फेज़ में इट इज़ द फेज़ ऑफ एजिंग when an organism loses its capacity of reproduction, जब उसकी रिप्रोडक्शन की जो पावर है वो ख़त्म होने लग पड़ती है, वो बूढ़ा हो रहा है, एज हो रहा है। और प्लांट्स के केस में हम कैसे पता कराएंगे कि ये उसका सीनेसेंस फेज़ है? जब प्लांट्स के ऊपर जो उसके पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली दे फॉल डाउन, तो हम बोलेंगे उसका सीनेसेंस फेज़ हैज़ बीन स्टार्टेड। So these are the 3 phases: juvenile, reproductive, senescence. I hope आपको समझ में आ गए होंगे with the help of examples. सेकेंड जो टॉपिक है इसके अंडर जो हम कवर करेंगे वो है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये बॉडी के बाहर होती है, बेसिकली फीमेल बॉडी के बाहर, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है। फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी आपको पता होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है तो हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, अदरवाइज उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे अगर बॉडी के अंदर हो रही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो दोनों टाइप के जो गैमेट्स हैं वो बॉडी से रिलीज़ होके बाहर जाएंगे एक्वेटिक मीडियम, यूजुअली पानी के अंदर, वहाँ जाके उनका फ्यूजन होगा। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सिर्फ मेल गैमेट रिलीज़ होंगे बॉडी से, वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, वहाँ जाके उनका फर्टिलाइजेशन होगा, जिस तरह से ह्यूमंस में होता है। बहुत सारे नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज़ होंगे सराउंडिंग मीडियम में, वाटर में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन एनिमल्स में देखने को मिलती है? बोनी फिशेस में, एम्फीबियंस में, एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो एग्जांपल है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे वो नंबर कम होगा उनका जो प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमेट यूजुअली फीमेल बॉडी के अंदर पास ऑन होते हैं। एंड रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सभी के सभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन सभी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका एनसीईआरटी में वो है ज़ूस्पोर और जाइगोट का डिफरेंस। मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिफरेंस फॉर्म में करवा रही हूँ सो दैट आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। सो गाइज,
अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़ूस्पोर एंड ज़ाइगोट। ज़ूस्पोर बनता है ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर और ज़ाइगोट बनता है दो गैमेट्स की फ्यूजन से, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। ज़ूस्पोर यूजुअली मोटाइल होता है, ये मूव कर सकता है, हिल सकता है। ज़ाइगोट मोटाइल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़ूस्पोर बेसिकली प्रोडक्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जब ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तब जाके ज़ूस्पोर्स बनते हैं। और ज़ाइगोट तो हमेशा ही प्रोडक्ट किसका रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, जब उनके सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, तब ज़ाइगोट बनेगा। ज़ूस्पोर हैप्लॉइड भी हो सकता है या डिप्लॉइड भी हो सकता है, बट ज़ाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, हैविंग डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n। ज़ूस्पोर जो है इट टेक्स पार्ट इन डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़ूस्पोर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दी ज़ूस्पोर्स। तो दे हेल्प इन डिस्पर्सल और इनका कोई रोल नहीं है बेसिकली ज़ाइगोट का, या लिटिल रोल हम कह सकते हैं ज़ाइगोट का, कि डिस्पर्सल में इनका रोल कोई नहीं है। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है दैट इज़ दी गैमीटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और एम्ब्रियोजेनेसिस में हमारा ज़ाइगोट बनता है। बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनता है ज़ाइगोट से। तो जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस फर्दर दो टाइप की है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ये हम जो जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की और oogenesis में फॉर्मेशन होती है ओवम की, एग की। और इसमें सेल डिवीजन होती है एम्ब्रियोजेनेसिस में, सो दैट नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो बढ़ते जाएं, सेल ग्रो करे और सेल अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएट करे टू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज़। गैमेटोजेनेसिस मियोसिस होती है गैमेटोजेनेसिस में, और एम्ब्रियोजेनेसिस में माइटोसिस अक्कर ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे माइटोसिस होती है, यहाँ पे मियोसिस होती है। और गैमेटोजेनेसिस जब हो जाएगी, जब मेल और फीमेल गैमेट बन जाएंगे, अल्टीमेटली उनका काम है टू फ्यूज़, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो एम्ब्रियो से अल्टीमेटली ऑर्गन्स बनेंगे, बेबी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ये मियोटिक फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है। और यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है उससे बनते हैं हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। यहाँ पे भी मियोसिस हो रही है, यहाँ पे भी मियोसिस होगी, बट इसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और इसमें मेगास्पोर्स बनेंगे, ये डिफरेंस है। और मेगास्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है और मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरेंजियम के अंदर होती है। तो आपको यहाँ पे टर्म्स थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। माइक्रो इज़ फॉर मेल्स, मेगा इज़ फॉर फीमेल्स। और जो अरेंजमेंट है माइक्रोस्पोर्स का एक टेट्राड में 4 की फॉर्म में, वो जनरली टेट्राहेड्रल होता है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है मेगास्पोर्स का इन अ टेट्राड वो यूजुअली लीनियर होता है, लीनियर। एंड सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे यूजुअली फंक्शन होते हैं, बट मेगास्पोरोजेनेसिस में जब 4 मेगास्पोर्स बनते हैं तो बेसिकली 3 डी जनरेट कर जाते हैं। सिर्फ एक ही है जो मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और अब वो फर्दर 3 माइटोटिक डिविजन्स करता है और आपका फंक्शनल गैमीटोफाइट बनाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेगा एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट इज़ द डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या लिखेंगे हम लोग कि जो बेसल सेल है वो अल्टीमेटली डिवाइड करके 6 से 10
सस्पेंसर सेल्स बनाएगा। और मोनोकॉट में जो बेसल सेल है यूजुअली एक सिंगल सेल सस्पेंसर ही बनाता है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको सस्पेंसर देखने को मिलेगा जब आपने डायग्राम देखी होगी। वहाँ पे जो टर्मिनल सेल है वो प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो एक्सेप्ट द रेडिकल। तो टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा और ये सारा का सारा एम्ब्रियो मोनोकॉट जो है टर्मिनल सेल से ही बन जाएगा। डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलिडन होता है। और डाइकॉट एम्ब्रियो में प्लूम्यूल टर्मिनल लास्ट पोजीशन पे होगा और ये 2 कॉटिलिडन्स के सेंटर में लाई करेगा, इन बिटवीन 2 इलोंगेटेड कॉटिलिडन्स। और प्लूम्यूल हमेशा लेटरल आपको साइड पे ही दिखेगा, क्योंकि जो एक कॉटिलिडन जो बनेगा वो इतना ज़्यादा बड़े साइज़ का हो जाएगा, वो प्लूम्यूल को एक साइड पे ही फेंक देगा। दैट्स वाई वो लेटरली अपीयर करता है साइड पे बिल्कुल। और दिस इज़ ऑल अबाउट डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। नेक्स्ट है आपका एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है जो प्लूम्यूल और कॉटिलिडनरी नोड के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। और हाइपोकॉटिल जो है ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है अगेन, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये रेडिकल और कॉटिलिडन के सेंटर में होगा। तो एपिकॉटिल प्लूम्यूल और कॉटिलिडन के बीच में, और हाइपोकॉटिल रेडिकल और कॉटिलिडन के सेंटर में। प्लूम्यूल से बनती है शूट और रेडिकल से बनता है रूट, ये याद रखना है आपको। और जो टर्मिनल एंड है एपिकॉटिल का, जो लास्ट पोर्शन रहता है एपिकॉटिल का, वो प्लूम्यूल कहलाता है, और जो टर्मिनल एंड जो हाइपोकॉटिल का है वो रेडिकल कहलाता है। वहाँ से रूट निकलती है और यहाँ से शूट निकलेगी। नेक्स्ट जो आपके डिफरेंसेस है वो है कोलेप्टाइल एंड कोलियोराइजा के बीच में। कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा जो है, जो एपिकॉटिल अभी हमने ऊपर पढ़ा, एपिकॉटिल के पास क्या रहता है, प्लूम्यूल होगा एंड इट इज़ इनक्लोज्ड इन कोलेप्टाइल। और रेडिकल और रूट कैप जो है वो कोलियोराइजा के अंदर इनक्लोज्ड रहती है। तो बेसिकली कोलेप्टाइल जो है प्लूम्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है ड्यूरिंग एमरजेंस फ्रॉम सॉइल, और कोलियोराइजा कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाती। जब उसे सॉइल में जब उसे पास ऑन होना होता है तो उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाती। एंड इट ग्रोज मच बियॉन्ड द ग्रेन। जो आपका सीड साइज़ है, ग्रेन साइज़ है, उससे तो काफ़ी बड़ा उसका साइज़ निकल जाता है। जो आपका शूट है वो तो काफ़ी बड़ी निकल जाती है साइज़, जैसे जैसे उसको ग्रोथ न्यूट्रिशन मिलेगा वैसे वैसे उसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। बट आफ्टर एमरजेंस फ्रॉम ग्रेन, जब वो उस सीड से, इस ग्रेन से निकलती है, एमर्ज कर जाती है आपकी रूट, तो इट स्टॉप्स ग्रोइंग। कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप कर जाती है और रूट इतनी बड़ी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेम। और कोलेप्टाइल जो है आफ्टर एमरजेंस, जब एक बार सॉइल से, आफ्टर एमरजेंस फ्रॉम सॉइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन, वो ग्रीन कलर की हो जाएगी और अल्टीमेटली वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगी। जबकि कोलेराइजा जो है ये कभी भी मिट्टी से बाहर ही नहीं निकल पाती, ये हमेशा नॉन ग्रीन रहती है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ये ज़मीन के अंदर ही जाती रहती है अंदर की ओर। बट ये ज़मीन से बाहर आएगी और आपको ऊपर की ओर काफ़ी बड़े साइज़ में आपको दिखेगी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इंटेगुमेंट एंड टेस्टा के बीच में। इंटेगुमेंट जो है ओव्यूल की कवरिंग है और टेस्टा जो है ये सीड की कवरिंग है बेसिकली। इंटेगुमेंट जो है थिन साइज़ के और 1 to 2 लेयर्ड इंटेगुमेंट्स होते हैं। कई बार एक इंटेगुमेंट है तो यूनिटेजमिक, अगर 2 इंटेगुमेंट है तो बाईटेजमिक। टेस्टा एक क्वाइट थिक 1 लेयर्ड कवरिंग रहती है सीड के ऊपर, जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इसके सेल्स जो हैं लिविंग रहते हैं और टेस्टा के सीड्स जो सेल्स हैं वो डेड रहते हैं। सिक्लेराइड्स आर एब्सेंट्स और सिक्लेराइड्स आर प्रेजेंट। ये भी हम जब एक चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यूज़ का तो वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स एंड सॉरी आप लोग तो 12th में है तो आपने ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सॉरी। सिक्लेराइड्स आपके जो हैं टिश्यूज़ हैं बेसिकली, तो ये इनके पास एब्सेंट होते हैं और इनके पास प्रेजेंट होते हैं। सिक्लेराइड्स बेसिकली ये नॉन लिविंग सेल्स हैं। इट अराइजेज फ्रॉम श्लाजल एंड ऑफ ओव्यूल, और ये कहाँ से बनेगा, ये आउटर इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ से डेवलप होगा। और ये प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन से पहले प्रेजेंट होता है
और ये जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद ही टेस्टा जो है वो सीड में फॉर्म करता है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है और ये प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। नेक्स्ट इज़ योर पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। पेरिस्पर्म मैं ऑलरेडी आपको बताया था टॉपिक में, अगर सीड के अंदर अनयूज्ड न्यूसेलस है, सारा न्यूसेलस इस्तेमाल नहीं हुआ, उसे हम पेरिस्पर्म बोलेंगे। और पेरिकार्प तो फ्रूट की कवरिंग होती है। पेरिस्पर्म सीड का पार्ट है और पेरिकार्प फ्रूट का पार्ट है। पेरिस्पर्म यूजुअली ड्राई सूखा होता है एंड पेरिकार्प ड्राई और फ्लैशी दोनों हो सकता है। पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है कुछ सीड्स में और पेरिकार्प सभी फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये रहे डिफरेंसेस आपके पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प के। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी में, इसके बारे में भी यहाँ पे राइट डाउन किया गया है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नाम जैसे कि सजेस्ट कर रहा है, एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है जो हम खुद करवाते हैं। बेसिकली हम डिफरेंट प्लांट्स लेंगे, अगर उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है हम चाहते हैं वो किसी एक प्लांट में आ जाए, तो हम उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं बेसिकली। तो इट इज़ आर्टिफिशियली परफॉर्म्ड क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री गुड ट्रेट्स। उनके कुछ अच्छे करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स का मतलब करेक्टरिस्टिक्स। हम ये क्यों परफॉर्म करते हैं? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन ओवरऑल सुपीरियर वैरायटी, ताकि हमें जो प्लांट मिले वो उन दोनों पेरेंट प्लांट्स से सुपीरियर हो, करेक्टर वाइज, क्वालिटी वाइज। और इसे हम खुद करते हैं ह्यूमंस, और इसे प्लांट ब्रीडर्स यूज़ कर रहे हैं इस टेक्निक को क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट के लिए। इवन मेंडल के टाइम से पहले से इस मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने बहुत सारे लॉज लाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उनके आने से पहले भी इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? बेसिकली 2 प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, ज़्यादा ध्यान रखा जाता है किन चीज़ों के ऊपर। अगर तो प्लांट आपका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, स्टेमन भी है और कार्पल भी है, तो सबसे पहले हम उसकी ईमैस्कुलेशन करते हैं। ईमैस्कुलेशन में होता क्या है? हम स्टेमन्स को रिमूव करते हैं फ्लावर से। फीमेल जो पेरेंट है उससे हम मेल वाला प्लांट जो पार्ट है वो रिमूव कर देंगे, सो दैट जो सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो ख़त्म ही हो जाएं। हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है तो ऑब्वियसली हम मेल वाला पार्ट जो है रिमूव ही कर देंगे। आफ्टर दैट हम उस प्लांट को हम उसकी कवरिंग कर देंगे, उसकी बैगिंग कर देंगे, उस फ्लावर को कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर या फिर पॉलीथिन के मदद से। अब जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं, जो फीमेल पेरेंट को हमने इमैस्कुलेट कर दिया था और बाद में उसकी बैगिंग कर दी थी सो दैट उसे कंटामिनेशन ना हो जाए या वो कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन उस पर ना गिर जाए, तो हम क्या करेंगे? व्हेन स्टिग्मास ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स मैच्योर, जब वो मैच्योर कर जाएंगे, उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स के जो स्टिग्मास हैं जो भी मैच्योर कर जाएंगे, तो जो हमने उसकी बैगिंग की थी, उसकी कवरिंग की थी, उसको हम बैग को रिमूव कर देंगे और स्टिग्मास के ऊपर हम वो पोलन ग्रेन्स खुद डस्ट कर देंगे जो हमें चाहिए, जो जिसके हमने करेक्टरिस्टिक्स ऐड करने थे। बेसिकली जो डिज़ायर्ड मेल प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स थे उसको हम डस्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्री स्टरलाइज्ड ब्रश के ज़रिए। ब्रश के ज़रिए हम फर्टिलाइजेशन उसकी मीन्स पॉलिनेशन करवा देंगे और फ्लावर्स की फिर से रीबैगिंग कर देंगे, उसको फिर से कवरिंग कर देंगे जब तक उस पर फ्रूट्स डेवलप ना हो जाए। और जो फ्रूट होगा उसके अंदर जो सीड्स होंगे वो हाइब्रिड वैरायटी के होंगे, क्योंकि उसके पास मेल और फीमेल पार्ट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों ही आ चुके होंगे। तो दिस इज़ दी होल प्रोसीजर ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो इसमें छोटा सा एक टॉपिक है वो है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी वो पीरियड है जिस पीरियड तक पोलन्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, दे कैन एबल टू जर्मिनेट, वो जर्मिनेशन शो कर सकते हैं। और हर एक प्लांट में जो पोलन वायबिलिटी है वो अलग अलग है। जैसे राइस और वीट की बात करें तो इसकी पोलन वायबिलिटी है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट के बाद ये जर्मिनेट ही नहीं कर पाते। और इसी तरह से ये जो पोलन वायबिलिटी है वे वेरी करेगी इन अदर मेंबर्स एज वेल।
और अगर प्लांट्स की बात करें तो उनकी वायबिलिटी अलग होगी, किसी में 1 घंटा हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, या किसी की 30 मिनट से भी कम हो सकती है। तो वायबिलिटी मतलब एक्टिविटी, जो अपनी एक्टिवनेस शो कर जाए, जो जर्मिनेट हो जाए। नेक्स्ट इज़ पोलन एनर्जी। आपने ये तो सुना ही होगा, आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोलन से एलर्जिक हैं। कई बार पोलन्स के एलर्जी होने की वजह से उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब एज़ यू नो, पोलन ग्रेन्स जो हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट, वो हवा में इसी तरह से घूमते फिरते रहते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो हैं हमारे अंदर जब चले जाएंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, दे फ्लोट इन एयर एंड एंटर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड कॉजेज एलर्जी टू इंडिविजुअल्स। तो हम लोगों को क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स जैसे कि रिनिटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, और हे फीवर, ब्रोंकियल एलर्जी वगैरह जो है हो सकते हैं। पोलन एलर्जी जो है ये किस किस से हो सकती है? कैरेट से हो सकती है, ग्रास से हो सकती है, पार्थिनियम, चिनोपोडियम, सोरघम, साइनोडॉन। तो जब हम इनके साथ डील कर रहे हैं तो इनके पोलन्स हो सकता है हमारे कांटेक्ट में आए और हम एलर्जिक हो जाएं इनके पोलन से। तो ये सारे आपके प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, दैट इज़ योर पोलन प्रोडक्ट्स। तो पोलन्स को यूज़ किया जा रहा है आजकल, आज के टाइम में बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने में। और जैसे कि नेचर केयर के प्रोडक्ट्स अगर बनाने हैं, आपको अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कॉस्मेटिक्स, आपको अपनी लिपस्टिक्स के लिए अगर पोलन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी क्रीम्स, आपके बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स में पोलन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड इवन दे आर टेकन एज टैबलेट्स और सिरप्स एज वेल। तो पोलन्स के आजकल टैबलेट्स, दवाइयाँ और उनकी सिरप भी मिल रहे हैं सो दैट हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो सके। जो एथलेटिक्स हैं, जो लोग भागने वाले हैं, दौड़ लगाने वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होती है पोलन प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से। एंड इवन जो रेस हॉर्सेस जो होते हैं उन्हें भी पोलन के प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं सो दैट उनमें जो ज़्यादा एनर्जी आ सके, पावर आ सके और वह ज़्यादा से ज़्यादा भाग सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर होल चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। विद दिस हम अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 3rd चैप्टर है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।